Dear students, CBSE क्लास 10 एंड BSCB क्लास 12 का इंग्लिश लिटरेचर एवं ग्रामर का कंप्लीट सोल्यूशन पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न इंग्लिश और बगल में आए घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं पीएस ठाकुर, आपका इंग्लिश गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 10 के इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड के अंतर्गत जो दो पोएम्स है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस में से डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म मार्च 26, 1874 में हुई थी और इनकी मृत्यु जनवरी 29, 1963 में हो गई थी। He was an American poet. His work was initially published in England before it was published in the United States. आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के उन्होंने अपना जीवन बहुत सारा जीवन का पल जो है इन्होंने अमेरिका से पहले इंग्लैंड में बिताया है। ठीक है, इसीलिए यह अमेरिका में वैसे तो फेमस ये अमेरिका में आकर के हुए थे, लेकिन जब ये इंग्लैंड में थे तब भी इनका पब्लिकेशंस वहां पे हुआ करता था। जो इनके पोएम्स थे वो पब्लिश्ड हुए थे वहां पे। ठीक है, नॉन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ द रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑन अमेरिकन कॉलिक्यूल स्पीच, फ्रॉस्ट frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical थीम। तो क्या है, यह इनका कविता कैसे हुआ करता था? तो वो कविता जो भी होता था ना, वो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होता था, ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ इनके कविताएं हुआ करती थी। और ये अमेरिकन कॉलिक्यूल स्पीच वो एक भाषा है, एक बोलने का शैली या तरीका है जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छे से मास्टरी कर लिया था। और क्या होता था, इसी वजह से ये वहाँ के रूरल लाइफ को बहुत ही आसानी से और वही के शब्दों में ये लिखा करते थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं कविता की तरफ। तो कविता है डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो होता क्या है? सबसे पहले तो डस्ट का मतलब तो हमें मालूम था कि धूल होता है, पर ये क्या है? स्नो। स्नो मतलब बर्फ, बर्फ का धूल। यहाँ पे कोई सैंड के बारे में बात नहीं हो रही है, बर्फ का कोई सैंड नहीं होता है, कोई धूल नहीं होता है, बल्कि बर्फ के वो छोटे कण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आखिर बताना क्या चाहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। द वे ए क्रो। देखिए, क्रो, क्रो को इन्होंने यहाँ पे पोएम में मेंशन किया है। ठीक है, क्रो नॉर्मली आपको देखने में कोई भी आपने अभी तक पोएम्स पढ़ा होगा उसमें आपने डव के बारे में पढ़ा होगा, नाइटिंजेल के बारे में पढ़ा होगा, आपने पिजन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन पैरोट के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये जो है क्रो के बारे में शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। इन्होंने क्रो को क्यों लिखा है यहाँ पे? दूसरी बात है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पे देखिए, हेमलॉक ट्री एक बहुत ही जहरीला पेड़ होता है। क्रो, जिसको हम लोग डेट का सिंबल मानते हैं, आप अपने घर में सुने होंगे, अगर कौवा आपके घर के ऊपर मंडरा रहा है और वहां पे जो है वो अपना कां कर रहा है, तो लोग जो है घर के वो कहते हैं यार किसका बुरा दिन आ गया, मतलब कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, ये एक सुपरस्टिशंस है, ये बैड ओमेंस है जो हमारे अंदर पहले से बसा हुआ है। हमारा एक समाज का अवधारणा है, सोच है कि हम लोग कौवे को जो है वह गलत नजरिए से देखते हैं, हम लोग उसको बुरा मानते हैं। वैसा ही बिल्ली अगर आपका रास्ता काट दे तो आप कहते हैं कि आगे नहीं जाएंगे, खतरा हो सकता है। आपका कुत्ता अगर रो रहा है आपके घर के बगल में तो आप ये मानते हैं कि ये खतरे का निशानी है, किसी का डेथ होने वाला है, सिंबल ऑफ डेथ है। तो ये हमारा बैड ओमेंस है, और इसको कविता के द्वारा जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें दिखाना चाहा है कि किस प्रकार से ये जो हमारा अवधारणा है, ठीक है, यह गलत है। ठीक है, क्योंकि छोटा से छोटा चीज भी हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, और उन्होंने चैलेंज किया है हमारे बैड ओमेंस को। पढ़ते हैं हम कविता की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं कविता की तरफ, पढ़ते हैं क्या है। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। क्या होता है कि यहाँ पे ये दोनों ही एक सैड फीलिंग्स को, एक नेगेटिव फीलिंग्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसीलिए हम मान लेंगे कि कवि जो हैं वो उदास थे। तो एक दिन क्या होता है कि कवि उदास थे मे बी, और वो उदासी में कहीं चले जा रहे थे। जब जा रहे थे
तो वह क्या होता है कि एक हेमलॉक ट्री के नीचे आकर के बैठ जाते हैं। जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के यहाँ आते हैं तो क्या होता है कि जो उसके ऊपर कौवा था, अब कौवा वहां पे बैठने के लिए आया या पहले से बैठा हुआ था या वहां से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस कौवे ने क्या किया, द डस्ट ऑफ स्नो को इन पे गिराया। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर में वो उनके कौवे ने कुछ जो बर्फ ढके हुए थे हेमलॉक ट्री के ऊपर में, उस बर्फ जो है, बर्फ के कुछ कण जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरा देते हैं। अब बात यहाँ पे है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कहाँ गिरता है, चेहरे पे गिरता है, बाल पे गिरता है, कांधे पे गिरता है, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि उनके फेस पे गिरता है। क्या होता है कि जब भी हमारा बारिश जब हो रही होती है तो हम आसमान की तरफ देख करके और उसको ना बारिश के जो बूंद होते हैं उसके चेहरे पे फील करना चाहते हैं, और जैसे वो बूंद जो है हमारे चेहरे पे गिरता है तो हमें एनर्जी मिल जाता है, एक हमें एनर्जेटिक फील होता है। ठीक है, हमारा मूड चेंज हो जाता है। सेम आप जब अपने फेस को धोते हो तो आपको थोड़ा सा एनर्जी फील होता होगा, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे हुआ कि वो उदास थे, बहुत ही अपना मतलब कहीं जा रहे थे, किसी बात का उनको गम था, दिन उनका बर्बाद जा रहा था। वो हेमलॉक ट्री के पास चले आते हैं जो कि एक बहुत ही जहरीला पेड़ होता है और उस पर बैठा हुआ रहता है कौवा, जो कि एक डेथ को सिंबलाइज करता है। वो कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो इनके चेहरे पे गिरा दिया, और जैसे ही गिराया क्या होता है, पढ़ते हैं आगे की स्टेंजा में। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। क्या हुआ कि जैसे ही वो कौवे ने उन पर गिराया, इनका मूड चेंज हो गया, ए चेंज ऑफ मूड। ठीक है, इनका मूड जो था वो चेंज हो गया, ये जो उदास थे इनका उदासी खत्म हो गया। एंड सेव्ड, और इसी प्रकार से उस कौवे ने, वो जो एक डेट का सिंबलाइज है ना, डेट का सिंबल है कौवा, उस कौवे ने इनका दिन को बर्बाद होने से बचा लिया। ये उदासी में अपने दिन के कुछ पल को ये बर्बाद कर चुके थे, और उस कौवे के वजह से अब जो है ये कभी खुश हो जाते हैं, उस हेमलॉक ट्री और उस कौवे के वजह से ये खुश हो जाते हैं कि चलो अब इनका दिन जो है वो बेहतर जाए। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज हुए हैं, और साथ ही साथ इसके राइमिंग स्कीम्स को। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम्स में अगर हम लोग बात करें तो राइम्स हम लोग देखेंगे, किसी भी लाइन के जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको, क्रो का लास्ट का उच्चारण क्या, ओ क्रो, है ना, ओ क्रो। अब यहाँ पे है सेकेंड लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, मी है, क्या है, मी है। ठीक है, तो मी, ई इसका था ओ, इसका है मी। स्नो, ओ, तो ये स्नो और क्रो का राइमिंग स्कीम सेम है। तो ये है हमारा जो ये पहला लाइन जो है, इसको हम लोग ए लिखेंगे, क्या करेंगे, ए। ठीक है, दूसरा लाइन ऐसे क्या लिखेंगे, बी। तीसरा लाइन जिसका राइमिंग स्कीम ए से मिलता है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे ए। ठीक है, ये राइमिंग स्कीम सेम है ना इसका और इसका, तो इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, क्रो और स्नो का राइमिंग स्कीम सेम है, क्रो का था ए तो स्नो भी होगा ए। अब आ जाते हैं यहाँ पे, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ट्री ई, मी और ई, मी था क्या, बी, तो हमारा ट्री को भी हम लोग बी मानेंगे। तो क्या हो गया इसका राइमिंग स्कीम, ए बी ए बी। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे तरफ, सेकंड स्टेंजा में। ठीक है, तो यहाँ पे है, इसको हम तीसरा लाइन मानेंगे क्योंकि हर्ट, टॉ का उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टॉ तो अब तीसरा आ गया यहाँ पे, तो इसे सी मान लेते हैं। मूड डॉ का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, चौथा आ गया, मतलब ये सी और ये डी। अब यहाँ पे पार्ट, टॉ, हर्ट पार्ट, टॉ, है ना, तो ये सी था तो ये भी सी आ गया। और मूड, रूड, ये मूड क्या था, ड रूड, ड। ठीक है, तो ये हमारा था डी नंबर, तो हम भी इसको भी, रूड को भी हम लोग क्या मानेंगे, अपना डी नंबर ही मानेंगे। मतलब इसका राइमिंग स्किल इस पोएम में क्या है, तो ए बी सी डी, समझ में आया, ए बी और सी डी, ये हो गया इसके राइमिंग स्कीम्स की बात। अब हम लोग आ जाते हैं इसके और भी कुछ, तो एलिट्रेशन किसे कहते हैं, एलिट्रेशन द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजस्टेड और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, हैज गिवन माय हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट, ये कहां है, तो ये है हमारे यहाँ पे, हैज गिवन माय हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। हैज, देखिए यह जो है एच और हर्ट, ठीक है, एच और
हर्ट। हर्ट ये दोनों सेम लेटर है एच एच, और दोनों ही मतलब एक ही लाइन में है, एक ही साथ है, ज्यादा दूर की डिफरेंस नहीं है। हैज गिवन माई हर्ट, ह एक वो हो गया, दूसरा एच एच, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एलिट्रेशन। एंड सेव्ड, देखिए सेव्ड एस और फिर आ गया यहाँ पे एस, सेम एकदम क्लोजली रिलेटेड है एस एस। तो यह है इलिट्रेशन का एग्जाम्पल, ठीक है, इलिट्रेशन का एग्जाम्पल। जब एक ही लेटर के जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही करीब एक ही लाइन में अगर रहें, या एक ही उच्चारण के शब्द एक ही लाइन में रहें एक दूसरे के बहुत ही करीब, तो वो जो स्कीम होते हैं उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। दूसरे आ जाते हैं एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, द प्रोमिनेंस ऑफ ए वोवेल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड एसोनेंस। जैसे कि स्टेंजा 1 में लाइन 2 में आप देखिएगा, स्टेंजा 1 के लाइन 2 में शुक डाउन ऑन मी, है ना, शुक डाउन ऑन मी, शुक ओ है ना, डाउन में भी और ऑन में भी, शुक डाउन ऑन मी। यहाँ पे अ का उच्चारण आ रहा है, अ का उच्चारण, ये तीनों में ही कनेक्टेड है एक दूसरे से, और तीनों में ही अ का उच्चारण आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है, वॉवेल साउंड। तो इसे हम एसोनेंस कहेंगे, ठीक है। वॉवेल साउंड आ रहा है तो क्या कहेंगे, इसे हम एसोनेंस। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड होता तो हम इसको कॉन्सोनेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब एंजैम्पमेंट। एंजैम्पमेंट क्या होता है, एंजैम्पमेंट व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क, इट इज कॉल्ड एंजैम्पमेंट। इट हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोएम। अब देखिए यहाँ पे एंजैम्पमेंट क्या को कहेंगे, एंजैम्पमेंट तब कहते हैं हम लोग जब दो या दो से अधिक लाइन, ठीक है, के बीच में कोई भी कोमा, इन्वर्टेड कोमा बोले तो पंक्चुएशन मार्क न हो, ठीक है, वो लाइन जो है वो कंटिन्यू चलता जाए। यहाँ पे हमारा जो है ये लाइन कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी कोमा फुल स्टॉप नहीं है, ये सब एक साथ कंटिन्यू जा रहा है। और एंजॉयमेंट तो पूरा का पूरा ये पोएम ही है, क्योंकि यहाँ पे सीधे लास्ट में आकर के फुल स्टॉप मिलता है। अगर मान लेते चौथा लाइन में भी रहता तो हम इसको एंजॉयमेंट ही कहते हैं, तीसरा लाइन में भी रहता तो भी हम इसको एंजॉयमेंट में कहते हैं, दूसरा लाइन में भी रहता तो क्या होता है, हम इसको एंजॉयमेंट में ही कहते हैं। जब क्या होता है कि लाइन कंटिन्यू चला जाता है तब उसे हम एंजॉयमेंट कहते हैं। तो ये पूरा जो पोएम है इसमें एंजॉयमेंट का भी इस्तेमाल किया गया है। चलिए आशा करता हूं कि आपको ये कविता समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पढ़ने का मौका मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ इसका क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं पीडीएफ अभी आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो कनेक्टेड रहें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट